morning to all students. Today we are going to start your new chapter direct और indirect speech. पिछले क्लास में आप लोग एक्टिव पैसिव का बहुत सारा चैप्टर किए. उसके बाद ग्रामर का जो अगला टॉपिक है वो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नो डाउट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. बाकी जितने चैप्टर्स अभी तक आपने पढ़े उससे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ईजिली समझेंगे. देखिए, सबसे पहले वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. इसके आंसर में हमने यहाँ पे ऐड किया व्हेन एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट. आप देखते हो कि जब भी कोई दूसरा किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट देता है, कोई सेंटेंस यूज करता है, दैट इज सेड इन स्पीकर्स वर्ड, यानी उसी सेंटेंस को जब हम दूसरे को उसी के कहे हुए शब्दों में बयां कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. इट मीन्स व्हेन एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच इज सेड इन द स्पीकर्स वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. एक चीज़ और इसमें हमेशा ध्यान रखनी होगी, इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. यानी कि डायरेक्ट स्पीच में आपको हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मिलेंगे. ये मोस्टली डायरेक्ट स्पीच आपका दो पार्ट में बटा होता है. एक पार्ट कॉमा और दूसरे पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक होता है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक. अगर any person will ask you what is this, you can say very easily that it is direct speech, because both sentences they are used in under comma and inverted comma. अब बात हम करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की. अब आप देखते हो कि जब भी कोई दूसरा किसी तरह का स्टेटमेंट दिया और उसमें कुछ हम लोग अपना ऐड करते हैं और तब जाकर उसे फिर दूसरे को बताते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. When we add something, जब हम लोग कुछ ऐड करते हैं, when we add something in a speaker's statement, यानी जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके सेंटेंस में जब भी हम कुछ ऐड करते हैं, एंड सेड इन आवर वर्ड्स, अब ये उसका शब्द नहीं रहा, अब इसको हमने अपने शब्दों में यूज किया. आपने डायरेक्ट में देखा था कि वो आप ही का शब्द रहा, लेकिन इनडायरेक्ट में वो आपके स्टेटमेंट को हमने चेंज कर दिया, उसमें कुछ अपना ऐड कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. यही आपका इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. तो ये दोनों के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूरी थी. इसके बाद इसमें बहुत सारे आपको रूल्स मिलेंगे कैसे इसे चेंज करना है. जनरली एग्ज़ाम वगैरह में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए आएगा. आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े इससे पहले भी, तो उसमें जैसे हम लोग चेंज करना सीखते थे उसी तरह से इसमें भी चेंज करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी ये इंट्रोडक्शन है और इसके बाद फिर हम लोग इसके रूल पे जाएंगे. एक चीज़ और इनडायरेक्ट में हमें ध्यान देना होगा, इट इज ऑलवेज यूज्ड विदाउट कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है. एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, यही सेंटेंस है, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की. यहाँ सेड टू के जगह पे टोल्ड का यूज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट ले आए. अब यहाँ आई जो था इसको हमने चेंज करके ही किया, एम को चेंज करके वाज किया. इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपको चेंज करने होंगे, यानी अपने वर्ड्स लाने होंगे, तो वो जाकर हमारा इनडायरेक्ट स्पीच तैयार होता है. और इसमें कहीं भी आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं है. तो ये क्लियर हो गया होगा आपका व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच और व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. एक बार फिर से इसको हम लोग देख लें. बहुत ही इजी है ये. अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो बड़ा आसानी तरीके से एक लाइन में जान जाओ. दूसरे की कही हुई बात, दूसरे के कहे हुए स्टेटमेंट जब उसी के शब्दों में हम दूसरे से कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. इसी को अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो व्हेन एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज सेड इन ए स्पीकर्स वर्ड टू द अदर्स
दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और एक चीज और, इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, यानी डायरेक्ट स्पीच हमेशा आपका कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमेशा मौजूद रहता है। अब बात जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की करते हैं, तो अभी जैसा हमने बताया, आप इसको हिंदी में इजली समझिए कि दूसरे की कही हुई बातों में जब हम कुछ अपना ऐड करते हैं, यानी किसी ने कुछ हमसे कहा, उसमें कुछ हमने अपने से ऐड कर दिया और तब जाकर उसको फिर हमने दूसरे को कहा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इट मीन्स व्हेन वी ऐड समथिंग in a speaker's statement and said in our words, that is called indirect speech। और एक चीज़ और हमेशा याद रखनी है कि it is always used without comma and inverted comma। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे some important facts about direct speech, यानी जो ऊपर में आपने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि आगे जो हमें चेंजिंग करने को मिलेगी उसमें ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है, तभी जाकर रूल के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने ऐड किया सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। आप देख रहे हो ये वही सेम सेंटेंस है जो हमने डायरेक्ट स्पीच में यूज किया था। अब जरा से यहाँ गौर करेंगे, द एबव डायरेक्ट स्पीच इट हैज़ टू पार्ट्स। ये देख रहे हैं ना, जनरली इसके दो पार्ट्स हैं। एक है आपका कोमा की इधर, ही सेड टू मी, एंड द सेकेंड पार्ट आई एम रीडिंग अ बुक, ये इन्वर्टेड कोमा में पैक। तो यानी यहाँ पे हमने देखा कि द एबव डायरेक्ट स्पीच इट हैज़ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा, यानी ये पहला पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी ये जो आप सेट टू देख रहे हो, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है, इट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसमें वो लाइन, वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस दो पार्ट में आपका डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट होगा जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगा, द फर्स्ट पार्ट विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और इसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल में हमने ऐड कर दिया ही सेड टू मी। अब उसके बाद द सेकेंड पार्ट, ये पार्ट हमारा बच जाता है, आई एम रीडिंग अ बुक, दैट इज द सेकेंड पार्ट of the given direct speech। and now the second part which is packed in inverted comma, जो कि inverted comma के अंदर पैक है। आप गौर से देखो इसको, I am reading a book, it is packed in inverted comma, and now according to rule the second part which is packed in inverted comma, it is known as a reported speech। यानी इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। यानी एक बार फिर से इसको हम लोग देख लें, जनरली डायरेक्ट स्पीच इट हैज़ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी पहला पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट, और इसमें जो दूसरे पार्ट होते हैं विच इज़ कम्प्लीटली पैक्ड, ये आप देखोगे ऑलवेज पैक होता है। हालांकि और आगे के जब रूल्स आएंगे तो कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि ये जो बाद में हमने लिखा है ये पहले होगा और ये जो शुरू में कहा है इसको बाद में दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके माइंड में ये कभी नहीं आनी चाहिए कि हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के पहले का जो पार्ट है वो हमेशा पहले ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आगे चलकर चेंज भी होगा। तो वहाँ आप देखेंगे कि हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन सा पार्ट है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा उसी को आपको रिपोर्टेड स्पीच समझना है। कहने का अर्थ है कि ये हमेशा इस सिस्टम के अनुसार नहीं रहेगा, आगे चलकर ये चेंज भी होगा। यानी पहले रिपोर्टेड स्पीच भी आ सकता है, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब भी आ सकता है। लेकिन जब उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ही यूज करेंगे।
और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा बाद में ले जाएंगे। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पार्ट को पहले दे देगा और ये फर्स्ट वाले पार्ट को बाद में देगा। अब देखिए उसके बाद द सेकेंड पार्ट विच इज पैक्ड इन इन्वर्टेड कॉमा, इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल में हमने ऐड कर दिया आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ हम बात करते हैं नाउ द एबव स्टेटमेंट। ये पूरा का जो ऊपर का आप स्टेटमेंट देख रहे हो दैट इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया है। एंड हियर वी हैव रिक्वायर्ड टू चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे हमें ज़रूरत है इस पूरे दिए हुए स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। यानी अब हमें इंट्रोडक्शन से बाहर आना है। अभी तक आपकी ये इंट्रोडक्शन थी, अब यहाँ से आपको रूल्स मिलेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें जिसके तहत आप बनाना सीखोगे। अगर इस तरह से सेंटेंस बनाना सीख जाओगे तो जो आप पैसेज लिखते हो, एसे लिखते हो, जितने भी राइटिंग सेक्शन लिखते हो, वहाँ इन सबों का यूज आप कर सकते हो। ग्रामर पढ़ने का मेन मकसद और राइटिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें कहीं हमारी ग्रामेटिकल एरर न हो। और आप देखें आपके सिलेबस में मोस्टली राइटिंग स्किल के ऊपर ही फोकस किया गया है। तो राइटिंग स्किल और उसके बदले में ग्रामेटिकल आइटम्स हैं। तो ग्रामेटिकल आइटम्स में ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको राइटिंग स्किल के हर एक पार्ट को लिखने के लिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। और तब जाकर आप तैयार करेंगे राइटिंग स्किल, चाहे वो एसे हो, लेटर राइटिंग हो, नोटिस हो, मैसेज हो, रिपोर्ट हो, कुछ भी हो। तो नाउ द अबव स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच and here we have required to change the sentence into indirect speech. अब यहाँ हमें ज़रूरत है ये सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की। फॉर दिस, इसके लिए अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। वी हैव सम फॉलोइंग रूल्स एंड इट इज़ नोन एज जनरल रूल्स ऑफ नारेशन। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आप नारेशन भी कह सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया नरेशन। यानी यहाँ के बाद जो आपका रूल अब शुरू होगा वो आपका जनरल रूल्स कहलाएगा। इसमें दो रूल्स मिलते हैं, एक तो जनरल और दूसरे स्पेशल्स। जनरल्स में पहले आप 3-4 रूल का स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर बारी आएगी ये स्पेशल रूल्स की। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचेगी। और जो कि स्टार्टिंग का जितना रूल होगा, यानी रूल 1 से लेकर रूल 4 तक, इट इज़ नोन एज जनरल रूल्स ऑफ नरेशन। इसको हम लोग जनरल रूल्स के नाम से जानेंगे। तो आज आपको हम फर्स्ट रूल बताने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत शॉर्ट है, देखने में शॉर्ट है, लेकिन इसका यूज सबसे ज़्यादा है। देखिए हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पहला रूल हमारा है चेंज ऑफ पर्सन। अब ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर्सन। आपने बहुत पहले पर्सन के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर ओनली 3 पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी ये पर्सन को चेंज करने से पहले आपके पास पूरी तरह पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अब देखिए जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, तो इसमें आपका सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आई को लिए, प्लूरल में वी को लिए। अब आई से निकलने वाले जितने वर्ड्स हैं, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये सब आपके फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आएंगे। अब उसी तरह वी से जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे, आवर, अस, आवर सेल्व्स, ये सब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आएंगे। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, इसमें सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों यू को ही माना जाता है। यूं ही हमारा सिंगुलर भी है और यूं ही हमारा प्लूरल भी है। अब इससे जितने वर्ड निकलेंगे, योर, योर सेल्फ, योर्स, ये सब आपके सेकेंड पर्सन होंगे। अब जब बात हम थर्ड पर्सन की करते हैं, थर्ड पर्सन
कि सिंगुलर की अगर बात हम करें तो सिंगुलर में he, से, it। अब ही से जितने निकले हिम, हेज, सी से उसी तरह हर, हर्स, इट्स, और इसके बाद एनी सिंगल नेम, ये सारे आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आते हैं। उसी तरह अगर थर्ड पर्सन की प्लूरल की हम बात करें तो इसमें दे, और दे से जितने वर्ड निकलेंगे देयर, देमसेल्व्स, और इसके बाद मोर देन वन नेम, एक से अगर ज़्यादा नाम रहा तो वो भी आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल में चलाएगा। तो ये आपका कंप्लीट चार्ट है, दैट इज द चार्ट ऑफ पर्सन। अब यहाँ हमारे पास टॉपिक है चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन सारे जब तक हमारे माइंड्स में नहीं होंगे फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे। ये रूल 1 चेंज ऑफ पर्सन, इसका यूज नारेशन के जितने रूल्स आप पढ़ोगे हर जगह वो यूजेज मिलेंगे। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, उसी तरह सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए यहाँ हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, नाउ वी हैव एग्जाम्पल, he says to me, says to, that is a reporting verb. If reporting verb they are used in present, past or future tense, टेंस के बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ा है। हमारा रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, किसी भी टेंस में दिया रहे। अगर ये हम सेज को सेट कर देते हैं तो हमारा पास्ट हो जाएगा, इसी को अगर हम विल से करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये किसी भी टेंस में दिया रहे, देन वी चेंज सम ऑफ द पर्सन, तो हमें कुछ पर्सन को चेंज करना होगा। पर्सन किसके? रिपोर्टेड स्पीच के। यानी हमारे पास ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट। अब इसमें जितने पर्सन होंगे दे ऑल आर चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन रूल्स, यानी ये सारे दिए हुए रूल्स के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स यानी ही सेज टू मी, दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, यानी ये या तो प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, डेट इज नो मैटर, किसी भी टेंस में रहे कोई मैटर नहीं है। देन वी हैव रिक्वायर्ड टू चेंज सम ऑफ द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो उस कंडीशन में हमें ज़रूरत है रिपोर्टेड स्पीच के कुछ पर्सन को चेंज करने की। और हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, अगर इसको आप गौर से देखोगे तो इसमें आई आपका पर्सन है, योर पर्सन है, यू पर्सन है, माई पर्सन है, यानी एक रिपोर्टेड स्पीच में 4 पर्सन है और इन चारों को हमें चेंज करना है। और चेंज करना कैसे है? ये रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। इन केस फर्स्ट पर्सन डेट इज यूज्ड, डेट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन डेट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी इसी में रिपोर्टिंग वर्ब में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी के हिसाब से हमें चेंज करना है। इन केस फर्स्ट पर्सन गिवन डेट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इन केस सेकेंड पर्सन गिवन डेट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इन केस थर्ड पर्सन गिवन, अगर इसमें कहीं थर्ड पर्सन आपको नजर आता है, दे आर नो चेंज, उन्हें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी फोकस हमारा होगा फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन पे। चेंज कहाँ करेंगे? फर्स्ट पर्सन को और सेकेंड पर्सन को। इसी को देखिए यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा 1 2 3 बाई सन। 1 का अर्थ है आपका फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, 2 का अर्थ है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और 3 का अर्थ है थर्ड पर्सन नो चेंज। आप एक छोटा सा वो फॉर्मूला भी याद रखते हैं तो ये आपका हमेशा माइंड में रहेगा। और जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आप रूल्स पढ़ोगे हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए एकदम माइंड में ये सारे पर्सन और उस रूल को सेट कर लेना है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। हमारे पास एग्जाम्पल है ही सेज टू मी, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट।
हमारे पास ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया हुआ है। अभी हमने कहा ये कोई फैक्टर नहीं है। चेंज हमें कहाँ से करना है? रिपोर्टेड स्पीच से। सबसे पहले जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना शुरू करेंगे, सेज टू को जनरली इसको हम लोग टेल्स में चेंज करेंगे अगर प्रेजेंट में रहा तब। अगर इसी चीज को हम सेड लिखते हैं तो ये हमारा टोल्ड हो जाएगा। यानी ये अगर प्रेजेंट में रहा तो इसको भी प्रेजेंट में रखना है, ये पास्ट में रहा तो इसको पास्ट में रखेंगे, अगर फ्यूचर में रहा तो ये फ्यूचर में लेकर चलेंगे। ठीक है। उसके बाद टू को हटा देना है, और ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए जनरली अभी हम लोग डैट का यूज करेंगे। हालांकि आगे चल के ये वर्ड भी आपका चेंज हो जाएगा। हर जगह डैट से सेंटेंस को ऐड नहीं किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे रूल्स आएंगे जहाँ ऐड करने के लिए डैट को भी हटाना पड़ेगा, उसके जगह पे कुछ दूसरे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने इसको डैट से ऐड कर दिया। अब यहाँ हमारे पास सेंटेंस है आई एम योर टीचर। आई, that is the first person, no any doubt, and now your rule says that first person change according to subject. अब आई को आप चेंज कर दीजिए ही के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। तो आई हमारा बदल के क्या हो गया? ही हो गया। क्लियर? अब चूंकि आई के लिए एम है तो जाहिर सी बात है कि ही के लिए इज होगा। अगर ये हमारा पास्ट में रहता, अगर ये टोल्ड रहता तो इज के जगह पे हम यहाँ पे वाज कर सकते। यानी अगर ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में चलेगा, ये अगर पास्ट में है तो पास्ट में चलेगा। क्लियर? उसके बाद योर। योर जरा गौर कीजिए चार्ट पे। योर डेट इज सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू योर रूल डेट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यानी सेकेंड पर्सन को हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मी। अब योर को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माई। क्लियर? उसके बाद एंड यू। यू देखिए यहाँ पे फिर सेकेंड पर्सन। अभी आपने रूल में देखा सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यू को फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, यानी मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये हमारा बदल के क्या हो जाएगा? आई। अब यू के लिए आर है तो आई के लिए एम, तो आई एम। उसके बाद माई, फिर एक पर्सन हमें मिला, माई डेट इज फर्स्ट पर्सन। यहाँ चार्ट में देख लेंगे, देखिए माई हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, एंड योर रूल सेज दैट फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब माई को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। तो माई को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज। उसके बाद स्टूडेंट। इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो बना, he tells me that he is my teacher and I am his student, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। यानी अभी देखा आप एक छोटे से सेंटेंस में, यानी स्टार्टिंग के सेंटेंस में फर्स्ट रूल में इतने सारे चेंज हुए, और ये रूल जितना आगे बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी।